माँ सरस्वती की चरण वंदना। मंच पर और मंच के सामने सभी को मेरा प्रणाम। हम सब ने सुना है लोकतंत्र, लोकसभा, लोकमान्य, बट लोक अर्थ क्या है? लोकसभा, लोकतंत्र सब समझ में आता है कि लोक क्या है। हम अर्थ को समझते हैं और फिर लोक अर्थ को भी समझेंगे। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। इसके दो कारण थे। एक कि हम बार बार वेल्थ जनरेट कर सकते थे, और चिड़िया इसलिए कि जब जिसकी इच्छा हुई उसने चिड़िया को पकड़ा, मरोड़ा और पैसे लूट के चले गए। और ये नहीं होता तो कायदे से हमें सोने का गरुड़ कहा जाता, और कहना भी यही चाहिए था। तो सोचने की बात यह है कि हमें बार बार लूटा गया। हमने तक्षशिला, नालंदा सुना है, 126 यूनिवर्सिटीज़ थीं जो बड़ी बड़ी, जो डिस्ट्रॉय हुई। हर बार लूटा गया तो हम वापस हर बार क्यों धन उपार्जित कर सकते थे? हाउ कुड वी रेज दैट वेल्थ टाइम एंड अगेन आफ्टर एवरी टाइम गेटिंग लूटेड? बहुत साधारण सी बात थी कि हमारे यहाँ लोक विद्या थी और लोक अर्थ था। आप देखेंगे जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया वो सब देश फाइनेंशियली रूइन हो गए सिवाय भारत के। और इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ लोक विद्या है और लोक अर्थ है। हम अर्थ समझते हैं थोड़ा। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, आचार्य चाणक्य ने कहा। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा कि जिस सेवा का मूल्य है वो अर्थ है। सर्विस इंडस्ट्री अभी बज़वर्ड हुई, 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य इसकी बात कर रहे थे। और हमारे देश में, मैं आजकल केस स्टडी का ज़माना है, उदाहरण से चीज़ें समझ में आसानी से आती हैं, तो मैं सीधे उस पर जाता हूँ कि मंदिर जो है धर्म का प्रतीक है, धर्म का वाहक है, धर्म को स्थापित करता है। इसलिए अगर हम ये कहें सुखस्य मूलम मंदिर, मंदिर मुस्लिम अर्थ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमारी अर्थव्यवस्था जो है इस देश की मंदिर पे आधारित है। मैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज़ करता हूँ, और मैं आपको आधुनिक अर्थव्यवस्था के एक शहर के बारे में बताता हूँ जो सबसे पुराना शहर है दुनिया का, जिसको आधुनिक उद्योग का, मॉडर्न इंडस्ट्री का शहर कहा जाए, वो डेट्रॉयट है। क्योंकि वहाँ सबसे पहले मॉडर्न तरीके से कार बनने शुरू हुई, और फिर वहीं से MBA की पढ़ाई, मैनेजमेंट की सिस्टम भी स्थापित हुई। डेट्रॉयट 1900 के आसपास स्टैब्लिश हुआ, और आज उसकी आबादी 100 साल के बाद करीब 1/3 या 1/4 है। डेट्रॉयट शहर मर रहा है, उसको बचाने की बहुत कोशिश हो रही है। अगर आप रस्ट बेल्ट ऑफ US से सर्च करेंगे इंटरनेट में, तो उसमें डेट्रॉयट का नाम आएगा और उसके आसपास के शहरों का। क्योंकि कारें बनती थीं तो एक्सिलरी यूनिट सप्लाई करने की और फैक्ट्री बनी। अब धीरे धीरे कारें जो हैं जापान, फिलीपाइंस, कोरिया, भारत में सस्ती बनने लगीं और डेट्रॉयट मरने लगा। इनफैक्ट 4 से 5 साल पहले महिंद्रास को रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक ऑटोमोबाइल रिसर्च सेंटर बनाया। अमेरिका जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि डेट्रॉयट को जिंदा कैसे किया जाए। अगर आप घोस्ट टाउन्स सर्च करेंगे यूरोप, रशिया और चाइना में, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के देश हैं, वहाँ आपको बहुत सारे घोस्ट टाउन्स मिलेंगे। क्योंकि जो आधुनिक प्रोडक्ट होते हैं उनका रिप्लेसमेंट आ जाता है, या कहीं अच्छी और सस्ती बनने लगती हैं तो वो शहर मरने लगते हैं। दुनिया के 5 पुराने सबसे शहर, जीवित शहर, मैं एक्सप्लेन करूँगा लिविंग सिविलाइजेशन क्या है, तो उनमें नाम आएगा पुष्कर, उज्जैन, पाटलिपुत्र, रामेश्वरम, काशी जी या वाराणसी। अब वहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, तो बसें कैसे हैं लगातार। और लिविंग सिविलाइजेशन क्या होता है वो भी बताता हूँ। इजिप्ट में लोग आज भी रहते हैं। इजिप्ट में पिरामिड हैं, लेकिन वहाँ के लोग पिरामिड कैसे बना या फिर से पिरामिड नहीं बना सकते हैं। हम हिंदू, हम भारत में पिरामिड से पुराने कई मंदिर हैं। यहाँ से नज़दीक बृहदेश्वर मंदिर 1000 साल से ज़्यादा पुराना, हम वैसे ही मंदिर फिर वापस बना सकते हैं। हमने अभी राम मंदिर बनाया बिना सीमेंट के, बिना स्टील के, बिना आयरन के। तो हम बना कैसे लेते हैं, ये जानकारी हमें मिली कैसे? ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को दिया है। ये लोक विद्या है। इसके बहुत उदाहरण हैं, समय की मर्यादा है। और मंदिर आधारित शहर के क्या प्रोडक्ट होते हैं? तो क्या आपने कभी साड़ियों के नाम सोचे हैं? बनारसी, कांजीवरम, संबलपुरी, ढाकेश्वरी, हर साड़ी एक मंदिर के शहर से आता है जहाँ देवी की पूजा होती है। और हमारे यहाँ कॉपीराइट नहीं था, हमारे यहाँ ज्ञान पे भी कॉपीराइट नहीं था। लेकिन संबलेश्वरी और बनारसी साड़ी में अंतर क्या होगा? संबलपुरी और बनारसी में, दोनों सिल्क में बनेंगी। तो अगर उस बनारसी साड़ी में फूल, पत्ते, कढ़ाई वही होंगे जो माँ पार्वती को चढ़ाए जाते हैं,
और साड़ी के फॉल में जो शिखर बनता है, जो मंदिर, जो साड़ी जहाँ से बन के आती है उस तरह के मंदिर का शिखर उसकी फॉल में होता है। बंगाल के मंदिर का शिखर अलग होता है, दक्षिण का अलग होता है, उत्तर का अलग होता है। और साड़ी कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है, कितने बिलियन डॉलर की बिजनेस है, ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। और साड़ी धर्म के कितना जुड़ा हुआ था इसका उदाहरण बताता हूँ कि 200 साल तक, जब तक पोर्तुगीज़ गोवा पे राज करते थे, उन्होंने साड़ी पहनने पे और बुनने पे पाबंदी लगा रखी थी, क्योंकि उनका मानना था कि लोग साड़ी पहनेंगे तो कन्वर्ट नहीं होंगे। ये बात की समझ उनको थी कि साड़ी धर्म का रिप्रेजेंटेशन करता है। और 200 साल तक हमारे पूर्वजों ने गोवा में बेसमेंट, ज़मीन में गड्ढा खोद के रात को साड़ी बुनते थे और महिलाएं रात को साड़ी बुनती थीं। ये हमारे पूर्वजों का सैक्रिफाइस है, बलिदान है इस सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए। तो मंदिरों से अर्थ आता था। एक सवाल आता है अक्सर कि मंदिर बनाओगे तो क्या खाना पीना मिलेगा? लिटरली मिलता है हमें, उसकी वजह से ही खाना पीना मिल रहा है। इस देश में सिर्फ चावल की कुछ लाख प्रजातियां थीं, अब कुछ हज़ार बची हैं। उसके कई कारण हैं, कारणों में नहीं जाऊंगा अभी। बची कैसे ये बताता हूँ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर रोज़ एक नए चावल का भोग लगता है, और पुरी में सिर्फ वही चावल बचे हैं जिनको मंदिर में भोग के लिए ज़रूरी है, नहीं तो वो प्रजाति विलुप्त हो जाती। अगर आज आप बाहर जाएं मार्केट में तो आपको अमरूद मिलेगा इतने बड़े से, पत्ता गोभी की तरह, जिसका कोई स्वाद नहीं होता है। पपीता देख लीजिए। हमारे देसी फल फूल विलुप्त हो रहे हैं। जो बच गए हैं वो सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि हमारे मंदिरों में विदेशी सब्जियों की या विदेशी फलों की प्रसाद नहीं चढ़ती है। तो टमाटर, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो विदेशी सब्जी हैं। इनको जगन्नाथपुरी में या मथुरा के मंदिरों में प्रसाद में उपयोग नहीं किया जाता है। और इन प्रजातियों को अगर सरकार को बचाना हुआ तो क्या करना होगा? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च खोलना होगा। फिर लेह में जाके ज़मीन के अंदर कुछ 1-2 किलोमीटर नीचे ठंडी वाटर कूलिंग लैब्स बनाने होंगे जहाँ प्रिजर्व करना होगा। दुनिया बाकी स्विट्ज़रलैंड में ऐसी प्रिजर्व करती है, हमारे यहाँ उनको सिर्फ मंदिरों से जोड़ दिया गया, ये प्रजातियाँ बची रह गई हैं। आप एक चीज़ और सोचें हैं कभी, ये चिक पी, काऊ पी क्या होता है? हॉर्स पी। हमारे सारे दालों को जब अंग्रेज आए तो उन्हें गेहूँ समझ में आया, चावल समझ में आया, ये चीज़ें समझ में नहीं आई। तो बाजरा उजरा तो वैसे ही किनारे हो गए। हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में आज भी कोर्स मिल करके कहा जाता है। सरकार प्रमोट कर रही है। और उन्होंने सारे दालों को कहा कि वो जानवरों के खाने की चीज़ें हैं। वो बच कैसे गए? वो बच इसलिए गए कि बेसन के लड्डू का चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में, और सिर्फ इसलिए हमें नहीं छोड़ा। और अगर हम दाल खाना छोड़ देते हैं तो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कम हो जाते हैं, और इसलिए फिर हमें कहा जाएगा कि आप अंडा खाइए, आपको नॉन वेजिटेरियन होना होगा। तो हमारी सारी परंपरा बदल देते हैं वो, छोटी सी सिर्फ नाम बदल देने से। और मंदिरों की वजह से ये सारी चीज़ें बची रहीं। ये तो लोक ज्ञान हुआ, लोक अर्थ कहाँ आया? तो इस देश में कम से कम 40-50 वैरायटी के लड्डू बनते हैं। हर मंदिर में अलग तरह का लड्डू चढ़ता है जो वहाँ की आसपास की धरती पे उगता है। ये लोक अर्थ है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जैस्मिन फ्लावर पूरे भारत में होता है, लेकिन जो हम मदुरई मलगई कहते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ का ही क्यों प्रसिद्ध है मदुरई मलगई? उसका बहुत साइंटिफिक बेसिस होता है। आपको यहाँ पे लोक अर्थ और लोक ज्ञान का संगम मिलेगा। मदुरई में जो मिट्टी है उसमें सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा है। सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होने से जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो मोटी होती हैं। जब पेटल्स मोटे होंगे तो उनमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा देर फ्रेश रहेंगे। ज़्यादा देर फ्रेश रहेंगे तो एक्सपोर्ट हो सकता है। दिसंबर 2021 में मदुरई में जो जैस्मिन फ्लावर बिका, सिर्फ 4,000 रुपये किलो बिका था। ये लोक विज्ञान से लोक अर्थ और मंदिर का समागम है सारा एक साथ। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलता जाऊंगा तो वो 2 वॉल्यूम पुस्तक है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हमारा लोक अर्थ जो है मंदिर के अर्ध गिर्द घूमता है। एक और उदाहरण देता हूँ, विवाह, शादियाँ। उसमें आप देखेंगे समाज का, गांव का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका आर्थिक रूप से उस विवाह से फ़ायदा ना होता हो। हजाम होगा, नाई होगा, कपड़े वाला होगा, मेहंदी लगाने वाली होगी, अब जितने सोच सकते हैं, कुम्हार होगा, सबके यहाँ से कुछ ना कुछ हर शादी में आना है। हमारी गांव की ट्रेडिशनल जो शादी होती थी, हर शादी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी से कम नहीं होती थी, कम सिर्फ स्केल में होती थी। वरना हर चीज़, हर दुल्हन का पर्सनलाइज्ड होता था, उस परिवार के हिसाब से
और मैं 16 तारीख को गांव की एक शादी अटेंड करके आ रहा हूं। हम बात करते हैं लिपस्टिक के कितने शेड्स होते हैं। अब गांव में जाइए, आपको पाँव में लगने वाले आलता के अलग अलग शेड्स मिलेंगे, और उस लड़की को जो शेड चाहिए होगा वो हजाम वही लगाएगी। तो हर शादी का पर्सनलाइज था, उसकी ड्रेस उसकी चॉइस से बनती थी। ये लोक अर्थ है। जब लोक अर्थ संपन्न होने लगता है तो अक्सर सरकार उसमें घुस जाती है। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए केबल इंडस्ट्री का उदाहरण दूं, कुछ लोग समझेंगे। डीटीएच से पहले केबल था। जब चीज़ें बड़ी होने लगती हैं तो उसमें सरकार घुस के सरकार नियंत्रण करने लगती है, तब वो सरकारी अर्थ हो जाता है। और सरकारी अर्थ के अपने नुकसान होते हैं, क्योंकि फिर उसको जीडीपी कैलकुलेशन का हिस्सा बनना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। सरकारी सलाहकार, विदेशी सलाहकार आएंगे, विदेशी निवेशक आएंगे, और फिर उसका संस्कार से अलगाववाद शुरू होता है। और जब संस्कार से अलगाववाद शुरू होता है तो समाज मरने लगता है, देश मरने लगता है। इसलिए लोक अर्थ को समझना भी ज़रूरी नहीं है, उसको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हम सबको समझना होगा। दिवाली क्या थी? दिवाली लोक अर्थ का त्यौहार है। उसमें हर व्यक्ति की कमाई होती थी, हमने उसको जीडीपी का हिस्सा बना दिया। और रिलीजियस टूरिज़्म सबसे भी यही डर लगता है कि मंदिर में हम एक दिन लिस्ट बना के देखने लगेंगे कि ये प्रॉफिटेबल है और ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए इसको डिमोलिश कर दो। इसलिए टेम्पल इकोनॉमी नहीं, मंदिर अर्थव्यवस्था कहना चाहिए। और आज स्थिति हो गई कि हमारा कुम्हार नौकरी ढूंढ रहा है और चीन से गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति आ रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोक अर्थ को समझना भूल गए हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हम समझना भूल गए हैं। दुखी होने की बात मैं समझता हूँ कि कोई नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, जैसे उन्होंने बताया कई आयाम्स में, और जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनका सवाल ये होता है कि आज तक हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया। और उसके बाद वो उस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक आईएम जहाँ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वहाँ से 10 बच्चों ने कहा कि वो टेम्पल इकोनॉमिक्स पे प्रोजेक्ट करेंगे, और मैं उनका गाइड हूँ। तो आने वाली पीढ़ी को अगर हम सही चीज़ सही तरीके से बताएं तो वो समझती है। सवाल है कि क्या ये हम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोक मंथन प्लेटफॉर्म से ये कार्य होगा, और तभी सही मायने में हम लोक अर्थ को जिंदा रख पाएंगे, लोक विद्या को जिंदा रख पाएंगे, हम तभी लोकतंत्र को जिंदा रख पाएंगे।